नमस्कार। मेरा नाम है गोपाल बघेल मधु। और आज हम कार्यक्रम रखे हैं नाड़ी परीक्षा और मर्म चिकित्सा के ऊपर। तो हम लोग आरंभ करते हैं। पटल पर अभी हैं डॉक्टर मनोहर गौरे, सत्संगी जी, मिसिसॉगा से। और मूलतः है आप इंदौर से हैं, उज्जैन से, इंदौर से। तो चलिए हम लोग कुछ जैसे थोड़ा वातावरण बनाने के लिए कुछ हम लोग प्रभात संगीत, कुछ श्लोक बोल के फिर आरंभ कर रहे हैं। तो ये रचना है 4468 प्रभात संगीत। और इसके रचयिता हैं श्री श्री प्रभात रंजन सरकार, कोलकाता, 5/12/88। जी। आवर आसिबे बोले आवर आसिबे বলে দূরে সরে গিয়েছিল, ভুলিয়া কেন গেলে, ভুলিয়া কেন গেলে, আবার আসিবে বলে দূরে সরে গিয়েছিল। আখি সাক্ষী আছে, অশ্রু সাক্ষী আছে, সাক্ষী সব ভূতলে। আখি সাক্ষী আছে, অশ্রু সাক্ষী আছে, সাক্ষী সবে ভূতলে। কেন বৃথা মোরে কাঁদালে, কেন বৃথা মোরে কাঁদালে, আবার আসিবে বলে দূরে সরে গিয়েছিলে। বারবার শুনিয়াছি, আসো তুমি ধরাধামে। বারবার শুনিয়াছি, আসো তুমি ধরাধামে। বারবার মানব দেহ পাবে কি এ অধমে। বারবার মানব দেহ পাবে কি এ অধমে। প্রাণ ভরে তাই ডাকি অন্তরে মরমে, প্রাণ ভরে তাই ডাকি অন্তরে মরমে। বধির হয়ে কেন রহিল, বধির হয়ে কেন রহিল, আবার আসিবে বলে দূরে সরে গিয়েছিল। এখনো বেলা রয়েছে, দিবাকাশে দ্যুতি আছে। এখনো বেলা রয়েছে, দিবাক দিবাকরে দ্যুতি আছে। প্রীতির প্রতীতি,
পরে প্রীতির প্রতীতি পরে প্রত্যয়ে প্রমা আছে প্রত্যয়ে প্রমায় আছে আখি বুদুরে আখি বুদুরে যে বৃহৎ শোনিতেছে সাড়া নাও সেই মন মুকুলে সাড়া দাও সেই মন মুকুলে আঁখি বুদু দে যে বৃহৎ স্বনিতেছে সাড়া দাও সেই মন মুকুলে আমার আসিবে বলে দূরে আবার আসিবে বলে দূরে সরে গিয়েছিলে हिंदी में भावार्थ अ, मैं दोबारा आऊंगा आबार आसिबे दोबारा आऊंगा बोले ये बोलते जी। हुए दूरे सोरे गए चले आप दूर चले गए भूलिया कैनो गेले क्यों भूल गए भूलिया कैनो गेले क्यों भूल गए क्यों आंखी भूले? साक्षी आछे आंख साक्षी है अश्रु जी। साक्षी है और सब भूतल भूतल पर जितने लोग हैं वे भी साक्षी हैं केनो जी। वृथा मोरे कांधले मुझे आप क्यों वृथा ही रुलाए बार बार सुनी आची आसो तुम्ही धराधाम ये मैं बार बार सुनता हूँ कि आप धराधाम पर आते हो बार बार मने मानव देह देह पावे की ए अधमे क्या मैं भी बार बार अधम अवस्था में भी क्या मानव देह पा पाऊंगा बार बार प्राण भरे ताई डाकी अंतरे मरबे इसीलिए मैं प्राण भर के मेरे प्राणों की ओर से आपको बुलाता हूँ अंत में मर्म में अंतस्थल में मर्म में बधिर होए केनो रैले जी। आप जी। बहरे होके क्यों बहुत सुंदर। रह गए आप हम्म। क्यों नहीं सुन रहे एखोनो बेला रोए छे इस ये अभी भी समय है देवा का देवा करे द्युति आछे सूर्य में दिवाकर में द्युति है प्रीतिर जी। प्रतीति परे प्रीति की प्रतीति से परे प्रत्यय प्रमा आछे प्रत्यय में प्रमा है प्रमा माने जहाँ सारी चीजें इक्वी पोइज है इक्वी बैलेंस है मतलब सारा कुछ संतुलित है अक्खी बुदु अक्खी बच्चू दे जे बृहत सोने सोनी ते छे साड़ा नाव सही मन मुकुल मेरे उसी मन मुकुल में आप आइए ये थोड़ा मैं जरा दो तीन शब्द थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मुझे दूसरी जगह देख के इसको समझना पड़ेगा जी। तो अमार आबार आसिबे बोले दूरे सोरे गए गए चले मैं दोबारा आऊंगा ऐसा बोल करके आप दूर चले गए तो भक्त और भगवान की बातें हैं एक और छोटी सी रचना और जी। उसका नंबर है फोर स्वागत। फोर सिक्स नाइन তোমায় চিনে তোমায় চিনে
উঠা হলো দায়, তোমায় চিনে ওঠা হলো दाए। अब तुम्हें मैं पहचानने हम्म, लगा हूँ। पहचानने लगा हूँ। हाँ। তোমায় চিনে ওঠা হলো দায়, আমি ভাবিয়াছিলাম চিনিয়া নিয়েছি, ধরা দিলে অবশেষে আমায়। আমি भाविएছিলাम चिनिया निएछि, मैं आपको समझ गया हूँ, जान लिया हूँ। धरा दिले अवशेष से अमर, और अवशेष में आकर आप अब मेरे सम्मुख प्रकट प्रकट हुए हैं। हम्म, তোমায় চিনি উঠা হলো দায়, আমি ভাবিয়াছিলাম চিনিয়া নিয়েছি, ধরা দিলে অবশেষে আমায়। और नमस्कार निहाल सिंह जी। अहमिका ছিল মোর তপস্যা, সরাবে মনের সব অমাবস্যা। अहमिका ছিল, अहमिका थी माने अहंकार था मेरी तपस्या में, सवारे मनेर भव सब अमावस्या, सोरावे मनेर सब अमावस्या, मेरे मन की सारी अमावस्या चली जाएगी, दूर हो जाएगी। ये यामिनीर शेष जामे जगे, देखी अस्मिता छाया छे যায়। यामिनीर शेष यामे जगे देखी, रात की शेष, रात के रात्रि के अंत में मैं जगा हुआ हूँ और देखता हूँ कि अस्मिता छाया छे जाए, अस्मिता की जो छाया है वो छा गई है। परणे शरणे शरणे एलुम सब शेषे आमी, चरणे तुम्हार सर्वधि स्वामी। এসে বুঝিলাম তোমারই হলাম, করুণার তব কণিকায় शरणे एलुम सब शेषे आमी। और सब के अंत में मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। चरणे तुम्हार सर्व धी स्वामी, तुम सर्व धी धर्म माने सबकी बुद्धियों के स्वामी, मैं आपके अब चरणों में हूँ। ऐसे बूझलाम तुम्हारो ही होलाम, मैं आके समझ गया हूँ, पहचान गया हूँ और आपका ही हो गया हूँ। करुणार तब कणिका है, आपकी करुणा की कणिका बन गया हूँ। तुम्हारे छीने उठो होलो दाय, अब मैं आपको पहचानने लगा हूँ। तो इसी को मैं एक बार ऐसे ही बिना अर्थ के बोल देता हूँ। ये তোমায় চিনে ওঠা হলো দায়, আমি ভাবিয়াছিলাম চিনিয়া নিয়েছি, ধরা দিলে অবশেষে আমায়। আমি ছিল মোর তপস্যা, সরাবে মানে সব অমাবস্যা। यामिनीर शेषे यामिनीर शेष यामे जगे देखी, अस्मिता छाया छे जाए। शरणे एलुम सब शेषेर आमी, चरणे तुम्हार सर्वधी स्वामी।
এসে বুঝিলাম তোমারই হলাম করুণার তবু কণিকায়, তোমায় চিনে ওঠা হলো दाय। तो ये हुआ प्रभात संगीत, श्री श्री प्रभात रंजन सरकार जी द्वारा रचित। और अब हम कुछ श्लोक बोल के कार्यक्रम को आध्यात्मिक बंद कर रचना रहे हैं। दर्शन से परिपूर्ण है। हाँ, बहुत इसी सुंदर। इसी बीच में हमारे साथ निहाल सिंह जी जुड़े हैं। निहाल सिंह जी नमस्कार। आप थोड़ा आइए, या तो थोड़ा पिक्चर भी दिखा दीजिए। नमस्कार साहब निहाल सिंह जी। हेलो। चलिए, बोल नहीं रहे, कोई नहीं। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानिताम् देवभागं यथा पूर्वे सञ्जनना उपासते समानी वाकृति समाना हृदया निवे समानमस्तु वो मनो यथा वैससहासते अखिलेश साहब नमस्कार। संगध्वं संवदध्वं नमस्कार। वो मनसि जानितं देवभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते समानी वयाकुति समाना हृदया निवे समानमस्तु वो मनो यथा वैससहासते संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जानितं देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते समानीव आकृति समाना हृदया निवे समानमस्तु भो मनो यथा वैसु सहसते। तो नमस्कार। तो चलिए, बहुत अच्छा। थोड़ा हम लोग दोबारा परिचय कर लेते हैं और फिर इसके बाद में हम थोड़ा आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तो निहाल सिंह जी, थोड़ा आप अपना परिचय दीजिए। और हमारे साथ में है डॉक्टर मनोहर गोरे सत्संगी जी। वो यहीं कनाडा से हैं, अभी मिसिसोगा से, मूलतः उज्जैन और निहाल सिंह यहाँ। धनखड़ हाँ। फ्रॉम दिल्ली, ओके। भारत। या तो थोड़ा अच्छा थोड़ा सा डॉक्टर और, साहब। हम लोग पहली बार मिले, इसलिए थोड़ा सा और परिचय आप कर दीजिए, दे दीजिए। सर सेकंड बार मिले हुए हैं हम आपसे। हाँ आप सर। यहाँ गोल मार्केट में आए थे, याद अरे होगा वाह, आपको। चलो दैट इज ग्रेट। तो तो मैं यहाँ थोड़ा गोल सा, मार्केट में मिले हाँ, थे। मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है जाना पहचाना चेहरा, लेकिन मैं भूल गया हूँ थोड़ा। डॉक्टर अमर सिंह साहब के साथ। हाँ, डॉक्टर अमर सिंह जी के साथ। ओह, तो थोड़ी बात भी पुरानी हो गई, जी। है ना। हाँ सर, बात और अमर सिंह पुरानी जी हो तो गई। अ, 4 साल थोड़ा दूसरी दुनिया में 5 चले साल हो गए। गए। हाँ। हाँ। जी 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 जी। तो आप कहाँ रहते, कहाँ हैं? थोड़ा तो थोड़ा सा मैंने बोल दीजिए जरा, मतलब आप सोच लीजिए कि पुरानी बातें भूल गए, मैं- दोबारा क्या है थोड़ा सर? याद दिला दीजिए सारी बात। अच्छा अच्छा जी। आपका जी जी आपका जी। शुभ नाम पूरा? ये रमन हॉस्पिटल निहाल और सिंह जी। तालकटोरा स्टेडियम के साथ में। ओके। जी। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही। जी जी। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एंड तालकटोरा स्टेडियम के साथ में गवर्नमेंट फ्लैट्स में रहता हूँ। ओके, बहुत अच्छा। तो आपका वो थोड़ा वो भी बोल दीजिए, थोड़ा परिचय दे दीजिए, मतलब आपने क्या क्या किया हुआ है, किस फील्ड में है और कैसे। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ, ओके। मटेरियल मैनेजर। ओह, वेरी गुड। चलो, वो तो मेरा आपसे लाइन मिला भी, हूँ तो आज मेरा लाइन भी थोड़ा देख। वही रहा बीच में। मैं काफी मटेरियल्स हाँ मैनेजमेंट में काफी मैं भी काम हाँ किया, हाँ, इसीलिए मैं जुड़ा आपसे। पेपर मिल्स में। आप भी यहीं थे तो मैं जुड़ गया था। और डॉक्टर हरि सिंह जी ने मुझे ये वो दिया था मैसेज। वो दिया, लिंक दिया। ओके, गुड। तो ठीक बहुत सर। अच्छे। थैंक यू और सर। चलिए, तो हमारे साथ में है डॉक्टर मनोहर गोरे जी। आप खुद ही थोड़ा परिचय करा दो।
जी। नमस्कार साहब। मैं डॉक्टर मनोहर गोरे सत्संगी हाई कोर्ट एडवोकेट हूँ इंदौर में, मध्य प्रदेश में। और पारिवारिक सदस्य जो है देश विदेश में रहते हैं, तो इसलिए मेरा आना जाना सतत चलता रहता है। अभी करीब करीब 6 माह के लिए मैं कनाडा में आया हुआ हूँ। इसके पहले अभी इंग्लैंड में था करीब 5-6 महीने। तो इस प्रकार से मेरा चलता रहता है। और मूलतः एडवोकेट होने के इंदौर कारण उज्जैन से हैं। मूलतः इंदौर और उज्जैन से हूँ मैं। तो आप उज्जैन। कवि, लेखक और बहुत सारे साहित्यिक गतिविधियों में भी हैं। जी। कई और साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ हूँ। हम्म, और यहाँ पर जो है परम आदरणीय गोपाल बघेल मधु साहब से जो है संपर्क हुआ, और उनका बहुत अच्छा सानिध्य और स्नेह मुझे प्राप्त हुआ। तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरा समय कैसे कटेगा यहाँ पर। अ, हर महीने एक गोष्ठी हो जाती है, तो और कुछ नई विचारधाराएं मिलती है, तो उसके ऊपर भी लेखन शुरू हो जाता है। और कभी कई बार मुझे आपसे अच्छा मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। तो चलिए, सो दैट इज गुड। और मेरा थोड़ा, मैं दोबारा कुछ थोड़ा याद दिलाता हूँ। कुछ आपको याद होगा, कुछ मैं भूल गए होंगे, तो मैं संक्षेप में बोल देता हूँ। चलो, जी। मेरा जन्म स्थान है मथुरा। और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है दुर्गापुर से, एनआईटी दुर्गापुर से। मैनेजमेंट दिल्ली से किया। और मैं 28 साल भारत में काम किया पेपर इंडस्ट्री में। इंजीनियरिंग, जनरल मैनेजमेंट, मटेरियल्स मैनेजमेंट, मतलब कॉरपोरेट मटेरियल्स कंट्रोलर, एंड बहुत सारी, करीब करीब सारी विधाओं में। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मटेरियल्स मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और जनरल मैनेजमेंट एंड ऑल दैट। तो चलो, वो सब हो गया। और यहाँ भी 28 साल हो गया। तो यहाँ भी सारी चीज़ें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और थोड़ा काम भी किया, थोड़ा पॉलिटिक्स भी, एमपीपी इलेक्शन लड़े। और साहित्य में करीब बहुत सारी रचनाएं, आर्टिकल्स वगैरह लिखे, 12,000 से ज़्यादा। और कुछ पुस्तकें हैं साथ में। हम लोग मधु प्रकाशन के नाम से एक संस्था भी चलाते हैं, जो कि पब्लिकेशन के लिए। और दो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अखिल विश्व हिंदी समिति और आध्यात्मिक प्रबंध पीठ। तो संक्षेप में यह है। और ये हम लोग साप्ताहिक गोष्ठी करते हैं। तो एक सप्ताह, हर रविवार इसी समय, यहाँ के 9:30 बजे, भारत के 7 बजे शाम। यहाँ सुबह है 9:30 बजे। तो हम लोग अलग अलग थोड़ा कार्यक्रम करते हैं, मतलब विश्व कवि गोष्ठी, आध्यात्मिक, और फिर ये आयुर्वेद, और नाड़ी परीक्षा, और मर्म चिकित्सा। तो आज का जो क्रम है, उसमें हम लोग नाड़ी परीक्षा और मर्म, सॉरी, नाड़ी परीक्षा और मर्म चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो ये बताइए कि आपको इसमें विषय में इंटरेस्ट है, यह सिंह जी? सॉरी सर। मैंने कहा, आपको इस विषय में थोड़ा आनंद आएगा। आनंद आया तभी तो आपके साथ जुड़े। हाँ, नहीं, मेरा मतलब इस विषय में विशेषता है। आज थोड़ा सा विषय नहीं कविता नहीं, से उससे बिल्कुल। थोड़ा अलग है। मतलब ना बड़ा ना, बड़ा नारी। इंटरेस्टिंग है। और बहुत हम्म, मतलब काम का है। ठीक है। मदरनी जी, जी मैं जी। निवेदन ये कर रहा हूँ कि हाँ, गोपाल बघेल साहब ने जो है देहरादून भारत से आयुर्वेद चिकित्सा, नाड़ी परीक्षण, मर्म चिकित्सा, जो बाद में चाइना चली गई और एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर के नाम से प्रसिद्ध हुई, इनके ऊपर आपने अभी उपाधि प्राप्त करी है कुछ समय पहले। और वैसे भी आप जो है आयुर्वेद में और प्राकृतिक चिकित्सा आदि क्षेत्र में जो है आपको अच्छा अनुभव है, हाँ, और क्योंकि उसका आप आध्यात्मिक ज्ञान थोड़ा देते रहते वातावरण, हैं। हाँ, मैं मूलतः एक तरह से ये है कि मैं अध्यात्म में हूँ, मेडिटेशन, योग वगैरह में। तो वैसे भी थोड़ा खाना पीने का कंट्रोल, और मतलब वेजिटेरियन प्योरली, और नेचुरल चिकित्सा वगैरह से तो थोड़ा सा एक तरह से अलग जीवन हो जाता है। लेकिन साथ में आयुर्वेदिक और पैन और आयुर्वेद और सीखने का मौका मिला, तो उससे और अच्छा हो गया। तो चलिए, हम लोग आरंभ करते हैं। अभी अतुल कुमार जी भी जुड़े हैं। तो अतुल कुमार जी, आप भी थोड़ा अपना वो दिखाइए, वीडियो। और हेलो। हेलो, अतुल कुमार जी, बोलिए। नमस्कार जी।
नमस्कार अतुल जी कुमार जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। तो हम लोग थोड़ा शुरू करने वाले हैं। थोड़ा हम लोग अभी जी जरा कुछ प्रभात संगीत और कुछ श्लोक वगैरह से आरंभ किए हैं। तो थोड़ा सा परिचय आप दे दीजिए, उसके बाद में हम लोग आज का विषय है नाड़ी परीक्षा और मर्म चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। तो आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मैं नोएडा रहता हूँ। ओके। और अब तो सिर्फ काफी एज है तो अपने इसको इस अवस्था में आके समाज सेवा और साहित्य की सेवा करते हैं तो थोड़ा बहुत बस बहुत अच्छा। हाँ, नहीं एज तो कभी, एज इज ओनली ए नंबर लोग कहते हैं हाँ कि जी हाँ। मतलब वो आपके ऊपर है, आप जितना चाहें उतना हाँ, बस संसार में रह काम में सकते हैं। काम बहुत रखते हैं अपने सिर पे, बहुत व्यस्त रखते हैं अपने आप को बस। हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा वो बोल दीजिए कि आपका फील्ड क्या है, और जी। थोड़ा थोड़ा सा बोल दीजिए आप किस किस फील्ड में रहे हैं पहले और अभी। नहीं, पहले तो अपना व्यवसाय था लेकिन अब हिंदी में साहित्य लेखन और समाज सेवा अब पिछले ओके। 15 साल से यही काम कर रहे हैं। ओके, सो लेखन में कविता और आर्टिकल सारे कुछ आलेख वगैरह। जी जी जी। कविता लेखन, आर्टिकल और कहानी, सभी चीजें। ओके। तो तौर चलिए पर। मैं थोड़ा सा आपका नंबर वगैरह ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं है आपका। जी। ओके, नोएडा, अतुल कुमार जी। ओके, सो दैट्स गुड इनफ। और थोड़ा नंबर और बोल दीजिए। 9810। 919810। 9810। हाँ जी हाँ जी, 9810। नहीं, 911। 9810, राइट। हाँ जी। ओके, आगे। 911 911 826। 826। तो 8 नाइन एट आठ वन सिफर। जीरो नाइन वन वन एट टू सिक्स ठीक है। हाँ जी हाँ जी। है ना। जी ओके, मैंने सेव कर लिया। तो मैं व्हाट्सएप पे आपको संपर्क कर लूंगा बाद में। जी जी। और साथ में थोड़ा आपका भी ले लेते हैं। निहाल सिंह जी आप भी दे दो, बिकॉज आपका भी मेरे पास नहीं है नंबर। 80 एक मिनट जी। 80, हाँ जी। 76 76 578 578, हाँ जी। 100। ओके गुड। 8076578100, ठीक है ना। जी। और आप दिल्ली से हैं। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, गलत बोला आपने सर। अच्छा। 8076578100। नहीं ठीक है, यही है। ये मैं दोबारा बोल देता हूँ, ठीक एट है जीरो सर, ओके सेवन सर। सिक्स फाइव सेवन एट वन डबल जीरो वेरी गुड। ओके। सो आप दिल्ली में ही हैं, है ना। जी सर। ओके। एक्चुअल बेसिकली मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। अरे वाह। ओके, तो मथुरा में हम लोग पहले तो शायद कभी बचपन में या कभी ऐसा संपर्क तो नहीं हुआ। डॉक्टर रमेश जी से, श्री राधे लाल जी से मिले हैं आप? डॉक्टर रमेश और राधेलाल जी। डॉक्टर ओके। रमेश चंद। हाँ, अभी डॉक्टर उन्होंने रमेश फंक्शन चंद कराया था जो। कि छात्र छात्राओं का अभी सम्मान समारोह किया था, जिसमें आपने कुछ अच्छा अच्छा, वो वाले। ओके। राशि भी भेजी थी। नहीं, समझ गया समझ गया, मिशन मिशन वाला जो है प्रोग्राम। हाँ हाँ तो हाँ। वो अच्छा वो हो गया, ठीक है। और राधे जी या वो भी वहीं मथुरा में रहते हैं, ठीक है। मथुरा तो में रहते उनसे हैं, शायद एम्प्लॉयमेंट मेरा एक्सचेंज में रहते फिजिकल हैं। मीटिंग नहीं है, रमेश जी से तो मुलाकात है। तो चलो हाँ हाँ। ठीक है, सो दैट इज गुड इनफ। याद आ गया। हाँ, मतलब बचपन में तो हम लोग नहीं मिले लग रहा है। मथुरा में आप कहाँ से। नहीं, मैं मथुरा में बेसिकली छाता से, गांव ओके रनवारी। और एक्चुअली में बड़े भाई साहब श्री राधे लाल जी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में थे, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। ओके ओके। मिले हैं चलो आपको। मैं छाता छाता लिख दिया, फिर बाकी सब ठीक है, बाकी बात में बात ठीक है सर। है ना। ठीक है सर, ओके। ओके जी। ओके सर, ओके। हाँ, तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग फिर, है ना। तो जी जी जी। अतुल जी, आज का हमारा विषय, नॉर्मली हम लोग हर हफ्ते ये कार्यक्रम करते हैं इसी समय।
इसी लिंक पे जी सारा कुछ वही है। लेकिन आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो है नाड़ी परीक्षा और जी जी। मर्म चिकित्सा। ठीक है। बहुत अच्छा। और तो और वैसे अगले हफ्ते हम लोग करेंगे जैसे कवि गोष्ठी, फिर एक में आध्यात्मिक करते हैं। इस तरह से वो हर सप्ताह थोड़ा अलग अलग प्रोग्राम हम लोग करते हैं। तो आप ठीक है, बहुत आनंद अच्छा लेंगे लगा। ना आज का जो विषय है, बल्कि जी जी ये जी। इसी बात के लिए कि हम लोग बुढ़ापे में भी कैसे जवान हो जाएं। तो ये इसी काम के लिए है कि आप ये सोचें कि आप बिल्कुल यंग हो। ठीक है। तो इसलिए बड़ा ठीक है। काम काम का विषय है आज का। ठीक है। तो मैं थोड़ा शुरू करता हूँ फिर, है ना, आप लोग आनंद लीजिए। और आयुर्वेद का भी हम लोग लास्ट में थोड़ा आयुर्वेद के बारे में बात कर लेंगे, एक दो चीजों के बारे में, लेकिन थोड़ा इसी पे फोकस करते हैं, नाड़ी और मर्म विज्ञान के ऊपर। और ये भी बड़ा विशाल विषय है। और मैंने इसका प्रशिक्षण लिया है आयुष दर्पण फाउंडेशन देहरादून से, ऑनलाइन। ठीक है। जी तो वो करीब 15 दिन का कोर्स था, फीस भी थी और काफी रिगरस कोर्स था। तो ये मतलब हमने डेली 2-2 घंटे 15 दिन में किया, नाड़ी का मर्म विज्ञान का। और आयुर्वेद का फिर एक कंसंट्रेटेड कोर्स था 1 हफ्ते में। तो वो जो वैद्य थे जिनका कि 25-30 साल का और उससे भी ज्यादा अनुभव है, डॉक्टर नवीन जोशी करके हैं, जिन्होंने ये मर्म विज्ञान और नाड़ी विज्ञान पढ़ाया। तो उनको काफी मतलब ही इज वेरी वेल नोन और काफी इस्टेब्लिश्ड हैं। और दूसरा ये फिर खाली हम लोग सीखे ही नहीं है, पर उनका उनके साथ में हमारा एक तरह से उस तरह का वो है कि हम कभी भी उनसे किसी भी विषय पर थोड़ा वार्तालाप भी कर सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं। ठीक है। तो एक तरह से उसके साथ जुड़े हैं, तो उसमें हम लोग मतलब पूरा उसका उपयोग कर सकते हैं उनका। काफी वो भी गवर्नमेंट उसमें है, हॉस्पिटल में भी है और अपना भी चलाते हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज उनकी हैं। तो चलिए। तो मैं थोड़ा अपने वे में, उन्होंने जो पढ़ाया वो तो है ही है, लेकिन अपने वे में थोड़ा इजी वे में थोड़ा प्रेजेंटेशन करता हूँ। और ये प्रेजेंटेशन आप ये सोचिए, हम लोग 4 लोग हैं, तो 4 लोग ही नहीं है, अ, हमारे कांटेक्ट में हजारों लोग हैं। तो बाद में वीडियो वो भी सब देखेंगे, सब आनंद लेंगे, कई बार सब लोग जुड़ नहीं पाते। बट ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये एक तरह से सब लोगों के लिए है और सब संसार के कल्याण के लिए है। तो नमस्कार। ओके। तो जो हमारा नाड़ी विज्ञान है इसका जो तत्व है, जो इसका एक तरह से राज है, वो है न त्वहम कामये राज्यम, न स्वर्गम, न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानम, प्राणिनामार्तिना, प्राणिनामार्तिनाशनम। न तो मुझे राज्य की कामना है और न ही स्वर्ग चाहिए, न ही पुनर्जन्म चाहिए। मुझे दुख से संतप्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने की शांति चाहिए। तो ये इसका उद्देश्य है। और ये जो नाड़ी विज्ञान जो आया है, इसके मूल में शिव सदाशिव हैं। तो उन्होंने ही ये विज्ञान दी थी और मतलब उन्होंने बहुत कुछ दिया है। सदाशिव जी ने आयुर्वेद उन्होंने दिया है, योग उन्होंने दिया, साधना विधि दी, बहुत कुछ उन्होंने दिया है। और साथ में जैसे तांडव नृत्य भी दिया, साधना की पूरी विधि की, कैसे आप हर व्यक्ति कैसे परमात्मा के साथ एक हो सकता है। और ये जो हमारी वो है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि भाई ये इतने बंधन हैं, इतनी परेशानियां हैं और ये क्या है। तो इन सब से भी हम थोड़ा परे हो सकते हैं और अपने शरीर को, मन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और सारी जो परेशानी भी आती हैं, तकलीफ भी आती है, स्वास्थ्य की भी और मन की भी, तो वो सभी ठीक की जा सकती हैं।
तो क्योंकि है क्या कि ये सारा जो संसार है ये एक तरह से सृष्टि चक्र का पार्ट है। उसको संक्षेप में मैं थोड़ा सा बोल दूं पहले, कि जैसे जो ईश्वर थे पहले वो निर्गुण अवस्था में थे, तो बाद में उनका थोड़ा मन किया कि कुछ लीला करनी है, तो वो सगुण रूप धारण किए, गुणों में आए, उन्होंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स ले ली। जैसे कोई इंजीनियर है, मान लिया विशुद्ध इंजीनियर है, तो मान लिया कॉलेज से पास करके आया, तो उसको ऐसा मान लीजिए, मान लो वो निर्गुण ब्रह्म है। ब्रह्म माने दैट विच इज ग्रेट, ब्रह्म ब्रह्म। तो वो थोड़ा मतलब उनका मन किया कि अगर वो मतलब ये भी कर सकते थे कि पढ़ाई करने के बाद पढ़ा भी सकते थे, नंबर वन। नंबर टू, काम भी कर सकते थे, है ना, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी उनकी वो है, बिजनेस भी कर सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि उनका मन क्या है, कैसा है, वो कुछ खेल करते हैं जो भी, और वो खेल बदल भी सकते हैं और उस खेल के परे भी जा सकते हैं। तो ऐसे जो निर्गुण ब्रह्म थे, वो कुछ लीला करने के लिए एक तरह से कुछ गुण एक्वायर किए, और जैसे ही गुण एक्वायर किए तो वो सगुण ब्रह्म हो गए, सत्य रज तम तीन गुण आए। तो उससे फिर वो प्रकृति बनी। प्रकृति जैसे ही सगुण बने तो एक तरह से प्रकृति भी ऑटोमेटिकली बन गई, क्योंकि वो प्रकृति और पुरुष एक ही एक तरह से कली जैसे पेपर है, उसकी एक तरह है, एक सतह अगर शिव है, माने ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है, तो दूसरी सतह प्रकृति हो गई। तो उस प्रकृति में तीन गुण हैं, सतरजतम, और जब वो तीनों गुणों बैलेंस में रहेंगे तो भी सब वैसा रहेगा, कुछ उसमें गति नहीं होगी। तो जैसे ही जब वो जो बैलेंस है त्रिगुणों का वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो क्या होता है कि फिर एक तरह से सृष्टि चक्र चालू हो जाता है। और सृष्टि चक्र में इसको मैं संक्षेप में बोलूंगा। तो सृष्टि चक्र में क्या होता है कि पहले महत अहम ब्राह्मी मन बनता है, महत अहम चित्त। तो महत अहम चित्त जो है वो बनता है, उसके बाद में फिर पंचभूत बनते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। और उसके बाद में जब वो एक एक स्टेज पर संघर्ष होता है, तो संघर्ष होते होते जैसे पृथ्वी कणों में ज्यादा संघर्ष हुआ तो उससे वनस्पति प्रकट हुई, क्योंकि जो ऊपर के चित्त अहम महत हैं या ब्रह्म है, वो हर स्टेज में है सूक्ष्म रूप में। तो वनस्पति प्रकट हुई, वनस्पति से फिर जंतु प्रकट हुए, और संघर्ष के बाद में फिर मानव बना। मानव साधना करके, मैंने पहले तो बुद्धि से वो इंटेलेक्चुअल बना, उसके बाद में वो साधना करके थोड़ा सिद्धावस्था आया उनको, आध्यात्मिक अवस्था में आके, तो उससे वो फिर दोबारा सगुण के साथ एक हो गए। लेकिन जो अब ये सगुण के साथ एक हुआ, ये जो मानव था ये वो मानव नहीं था जो मतलब एक तरह से सगुण बन गए, लेकिन जो पहले सगुण थे उससे भी ये कुछ अलग सगुण बने। और ये फिर दोबारा फिर बैलेंस आया, फिर एक तरह से सृष्टि चक्र चला। तो ऐसे सृष्टि चक्र चलते रहते हैं, एक से एक साइकिल चलती रहती हैं, और ये संसार चलता रहता है। संक्षेप में मतलब ये सृष्टि चक्र है, संसार कैसे चलता है उसका वो है। तो इसमें जो पांच तत्व हैं, आज के विषय पर हम लोग आ जाते हैं, नहीं तो उसके इसके विषय में भी हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो आज का विषय नहीं है। तो फिर हम लोग अभी बात करते हैं, जैसे पंच तत्व है। तो पंच तत्व जो है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो इन्हीं ये जैसे हमारा शरीर है उसमें भी पंचतत्व ही है, पंचतत्व से ही बना है। लेकिन पंचतत्वों के द्वारा ही वो ऐसी एक चीज बन गया जो पंचतत्वों से भी काफी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। माना उसका जो बेस है पंचतत्व है, लेकिन वो काफी गहरी अवस्था में चला गया, और उससे उन्हीं पंचतत्वों से न जाने कितने मतलब चीजें बन गई कि आज जो मानव है वो अ, उसमें इतनी सारी क्षमताएं हैं कि वो बहुत कुछ कर सकता है। और अभी भी जो सदुपयोग कर रहा है बुद्धि का और उसका, वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। 2-4% भी जो असली कैपेसिटी है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा। अगर ये और ज्यादा हो जाए तो मानव जो है महामानव हो जाएगा, और वो
सारी चीजों पे नियंत्रण भी कर पाएगा, सही भी चल पाएगा, और और खूब आनंदमय भी रहेगा, और सेवा भी करेगा, और अपने ऊपर भी कंट्रोल रहेगा, और एक तरह से काम ही काम होगा। मतलब जितना हम लोग अभी कई बार सोचते हैं हम बड़ा काम कर रहे हैं, तो हम इससे भी अनंत गुना ज्यादा काम कर पाएंगे, अनंत गुना ज्यादा रचनाएं कर पाएंगे, लिख पाएंगे, कह पाएंगे, एक तरह से ये कह लीजिए कि प्रबंधन कर पाएंगे, निर्देशन कर पाएंगे, कर्म कर पाएंगे, सारी चीजें और अच्छी से अच्छी होंगी। तो उसका जो थोड़ा सा हमारा जो पहला जो स्थूल रूप है वो शरीर है। तो शरीर को हमें सबसे पहले शरीर को कंट्रोल करना पड़ेगा। शरीर कंट्रोल होगा तो आगे थोड़ा सा और ऊंची अवस्था में जा पाएंगे। और शरीर को कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान है, शरीर को ही हम कंट्रोल करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। उसको कंट्रोल करने का आसान उपाय है कि हम मन को कंट्रोल कर लें। तो मन, क्योंकि शरीर में जो कुछ हो रहा है वो मन के कारण हो रहा है। अगर मन कंट्रोल हो गया तो शरीर भी कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, मन को कंट्रोल करना भी कोई आसान काम नहीं है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए उसे हमें आत्मा की स्टेज में, स्पिरिचुअल स्टेज में जाना होगा। तो मन को एक तरह से जो कॉन्शियसनेस है उसमें डुबाना पड़ेगा। और कॉन्शियसनेस को डुबाने के लिए जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उसके साथ एक होना पड़ेगा। तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, और सब कुछ हम कर सकते हैं। हम सब में हमारे हमें क्षमता है। तो धीरे धीरे हमें उन क्षमताओं को पहचानना है, उसमें जाना है। और जैसे जैसे जाएंगे वैसे ही हम अपने शरीर, मन और अपनी जो कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और जब ये सब हो जाएगा और जब हम एक तरह से जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है उसके साथ में एक रहेंगे, तो हमें जगत में रहने में, जगत का कल्याण करने में, या जगत का जो कंट्रोलर है उसके साथ रिश्ता निभाने में, या उसके साथ एक होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो हमारा भेद है कि ब्रह्म अलग है, हम अलग हैं, ये भी मिट जाएगा। और ये हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये बात भी नहीं रहेगी। आप शरीर को भी कंट्रोल कर पाएंगे, मन को भी कंट्रोल कर पाएंगे, कॉन्शियसनेस को भी कंट्रोल कर पाएंगे। एक तरह से आप शिव का ही स्वरूप बन जाएंगे। और जो शिव हैं वो यही चाहते हैं कि हर जो उनका प्राण है, हर जो उनका जीव है, केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि जंतु भी और वनस्पति भी, सभी ब्रह्म के साथ एक हो जाए। और कभी कभी आप ऐसा भी अनुभव करते होंगे कि जैसे आदमी कई बार ज्यादा थोड़ा सा विकृत हो जाता है या अलग हो जाता है नेचर से, क्योंकि उसमें बुद्धि है। तो उसका वो थोड़ा कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने के चक्कर में वो खुद ही गड़बड़ हो जाता है, ज्यादा उलझ जाता है, ज्यादा परेशान हो जाता है। उससे ज्यादा कई बार जो जंतु हैं वो ज्यादा सरल अवस्था में है, वनस्पतियां और सरल अवस्था में। और एक तरह से देखा जाए तो जो मानव है उसका जो उसका जो उद्गम है वो जंतुओं से है। तो जंतु उसके जनक हैं, एक तरह से कह लीजिए उसके पितामह है, पितामह के भी पितामह हैं। और वनस्पतियां जो है वो जंतुओं की भी मतलब उनकी भी जनक हैं। एक तरह से उनकी भी पितामह, पितामह कह लीजिए, ऐसे कह लीजिए, मतलब उनके जनक हैं। और वैसे आप इसको और थोड़ा आगे जाएं तो जो वनस्पति आई है वो भी पंचभूत से आई है। तो सही माने में पंचभूत हमारे और ज्यादा बड़े एंसेस्टर हो गए। ठीक है। और उससे भी ज्यादा बड़े ऑफ कोर्स फिर वो ब्राह्मी मन है। और उससे भी ज्यादा फिर सगुण ब्रह्म है और निर्गुण ब्रह्म है। तो एक तरह से हम लोग वी आर ऑल कनेक्टेड। सभी जो सत्ता है हमारी वो एक तरह से एक ही है, और वो परम सत्ता के ही अलग अलग स्वरूप है। माने पंचभूत भी, ब्राह्मी मन भी, और जंतु भी, वनस्पति भी, मनुष्य भी, और सिद्ध मनुष्य भी, या कह लीजिए बुद्धिजीवी मनुष्य भी, बुद्धिजीवी, सभी। तो सब लोग जो है एक तरह से जो ब्राह्मी सत्ता है उसी का स्वरूप है। और थोड़ा हम उसको भूल जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। अगर हम उसको उसके साथ एक हो जाए, उसको अपने स्वरूप को समझ सकें कि हम शिव हैं, तो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो मनोहर जी,
ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए। राइट। अब हम थोड़ा, ये एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जो नाड़ी विज्ञान है, इसको जैसे शिव जी के बाद में जो कणाद ऋषि हैं, प्रणाम। उन्होंने थोड़ा और इसको गहराई में गए, और उन्होंने विद्योत्तिनी टीका नाम की एक पुस्तक लिखी है। और उसके जो टॉर्च बीरर हैं वो तो शिव हैं ही हैं। तो उसके बाद जो उन्होंने रावण को भी इसका ज्ञान दिया था, रावण भी काफी विद्वान थे। लेकिन वो बाद में दिशा थोड़ी अलग हो गई, इसलिए प्रॉब्लम आई। और दूसरी तरफ से, एक तरह से ये है कि उनका शिव जी का जो ये ज्ञान था, वो ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी ने इंद्र को दिया, इंद्र के बाद कणाद को मिला, और कणाद के बाद में फिर ये आगे बढ़ा। तो इसके थोड़ा सा हम लोग नाड़ियों के विषय में थोड़ा संक्षेप में समझते हैं। तो जो रावण का कहना था, उसका सार ये था, अंगुष्ठ अंगुष्ठ तु मूले सा नाड़ी जीव साक्षिणी तस्या गतिवशाद विद्यात् सुखम दुखम च रोगिणाम। तो आयुर्वेद में के हिसाब से जो एनाटॉमी है, उसमें 3.5 मिलियन माने 35 लाख नाड़ी हैं हमारे मानव शरीर में। 35 लाख नाड़ियां हैं। और 35 लाख। हाँ, 35 लाख। और ये सारी नाड़ियां, इनका जो बाइंडिंग हो रहा है, मतलब जो जोड़ रही हैं, वो मणिपुर चक्र से जुड़ रही है, नाभि से, नाभि से कनेक्टेड है। ठीक है। तो अब जो इनमें से जो 35 लाख में से जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्थूल है जो थोड़ी, वो है करीब 72,000 नाड़ियां हैं। आप चाहे मत लिखिए, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको भेज सकता हूँ, पूरा मेरे पास वो राइटअप है। तो ये जो 72,000 नाड़ियां हैं, इनमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारे सेंसेस जो है, ये प्रभावित होती हैं। तो इसमें से फिर 700 शिराएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं। They are always full of blood, and they always nourish and nurture the whole body through um, अन्ना अन्नावश। तो ये क्या है कि ये जो सारी नाड़ियां हैं, यही पूरा कंट्रोल करती हैं। ठीक है। अच्छा, इनमें से भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, या जिसका संस्मरण स्पंदन तीव्र है, वो 24 है। ठीक है। क्योंकि आप इतनी 35 लाख नाड़ियों को तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इनमें भी जो ज्यादा सेंसिटिव हैं, वो 24 हैं। और 24 में से भी सिर्फ एक नाड़ी परीक्षण योग्य है। कि मतलब ऐसे तो शरीर के हर पार्ट में आपको स्पंदन मिलता है, नाड़ी है। लेकिन एक तरह से सारी नाड़ियां भी, जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि आप हर नाड़ी से ही, मतलब आवश्यकता पड़े तो फिर वो उनको सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो अगर सबको संक्षेप में, मतलब एक नाड़ी से ही देख के काम चलाना है, तो वो एक नाड़ी ही मेनली परीक्षा के योग्य है, जो हाथ में है। ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं इसके। तो कणाद ऋषि ने जो बोला है, वो उन्होंने बोला कि जो मतलब दो तरह की नाड़ी हैं, कूर्म और अ, एक दक्षिण कर चरण है कूर्म नाड़ी, उन्नत कुंजी, और ये राइट हैंड साइड में है। मतलब हमारे पैर से लेके, राइट साइड में, पैर से लेके ऊपर तक ये जाती है, राइट हैंड तक में होके। तो ऐसे ही वाम कर चरण, ये कूर्म नाड़ी है दूसरी, जो लेफ्ट साइड में है।
अच्छा, जो फीमेल है, ये मेल में और फीमेल में थोड़ा सा फर्क होता है, इसीलिए एक्टिविटी डिफरेंट होती है। तो मेल में जो कश्यप कश्यप का हील नीचे की तरफ राइट डाउन अधोमुख रहता है। मतलब वो आदमियों में थोड़ी राइट साइड में एक्टिविटी ज्यादा रहती है, और फीमेल में महिलाओं में लेफ्ट साइड में ज्यादा एक्टिविटी रहती है। लेकिन इसके भी थोड़ा वो हो सकता है कि कोई मतलब जैसे आदमी भी हो सकता है लेफ्ट साइड से ज्यादा एक्टिव है, और लेडीज भी कोई कोई ऐसा भी हो सकती है कि राइट साइड से हो। तो जिसका ज्यादा जो एक्टिव है, एक तरह से वही नाड़ी हमें देखनी होती है। तो पुरुषों में कूर्म नाड़ी का मुख अधोमुख दक्षिण की तरफ होता है, इसलिए पुरुषों में राइट हैंड से पल्स एग्जामिनेशन करते हैं। और स्त्रियों में कूर्म नाड़ी का मुख सिर वाम दिशा में ऊपर की तरफ लेफ्ट लेफ्ट ऑफ साइड, इसलिए लेफ्ट साइड से उसका एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये चलिए एक मोटी बात हो गई। अब क्या है कि हमारी जो नाड़ी है, बेसिकली क्या है कि शरीर में जो गड़बड़ होती है, वो बेसिकली तीन चीजें हैं: वात पित्त कफ। तो वात जो है वो है हमारा जो अनाहत चक्र है, मतलब जो वायु को जो कंट्रोल करता है, और विशुद्ध चक्र गला। तो इसके बीच के एरिया में जो रहती है, एक तरह से उसको बोलते हैं वात। और पित्त जो है वो हमारे जल माने स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, जल और अग्नि, इनको जो दो कंट्रोल कर रहे हैं, माने स्वादिष्ठान और मणिपुर, इसके बीच में जो पित्त है वो प्रभाव करता है, प्रभावित करता है शरीर को। और जो हमारा मूलाधार चक्र है, पृथ्वी तत्व जो है, वहां से कफ, मूलाधार से लेके स्वादिष्ठान तक, वो कफ का उसका असर रहता है। तो एक तरह से ऐसा कह लीजिए कि ये जो वात पित्त कफ है, ये भी एक तरह से वात जो है वायु और आकाश, इन इनका कारण है, इनसे बना है। और जो पित्त है वो जल और अग्नि से बना है। और जो कफ है वो पृथ्वी और जल से बना है। ठीक है। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा, हाँ वो कर सकते हैं जरा, बीच बीच में थोड़ा बोल सकते हैं। मैं गैलरी पर कर देता हूँ, चलिए। वास्तव में तो समझ में आ रही है चीजें कि वात हाँ, नहीं, कफ और बड़ी पित्त जो क्लिष्ट है। है वैसे, पर थोड़ा थोड़ा भी आपको आइडिया होगा, जी फिर बाद में जैसे मैं राइटर जी भी भेज सकता हूँ आपको, तो और क्लियर हो जाएगा। और दूसरा ये भी है कि बहुत मतलब जितना समझ आ जाए ठीक है। इसको भी मतलब हमने तो इसका लाभ लेना है कि जो मोटी मोटी बात है, अदरवाइज तो इसी की विज्ञान में जाएंगे तो ये अपने आप में ही एक जी बहुत बड़ा विषय है। तो आप इसी में जाना चाहें तो आप पूरा जिंदगी इसमें लगा सकते हो। लेकिन हर चीज में इतना गहराई में भी जाने की मतलब उतना ही चले जाएं जितना कि थोड़ा आसान है, मतलब हमारे और क्या। प्रैक्टिकल अपने उपयोग के लिए, है ना। जी तो इसलिए मोटा मोटा थोड़ा एक आइडिया के लिए हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा इसकी टर्मिनोलॉजी में भी जाने का जरूरत नहीं है, और आसान तरीके से जी आप इसका जी जी लाभ उठा सकते हैं, है ना। अभी जो हम आएंगे प्रैक्टिकल, तो उसमें लगेगा कि ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन एक्चुअली बड़ा सरल है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो लेकिन थोड़ा सा मैं उसको एक आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा सा और बचाए। तो नाड़ी परीक्षा का जो महत्व है वो ये है कि जब हमारे वात पित्त कफ अगर बैलेंस में रहेंगे तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उनका रहना बहुत जरूरी है, बिना उसके तो शरीर रहेगा ही नहीं, है। इनके बैलेंस से ही सारा शरीर चल रहा है। लेकिन जब उनका अनुपात वो हो जाता है, कमती बढ़ती हो जाता है, तो फिर बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है। तो अगर हमें उनको बैलेंस कर दिया तो वो बीमारियां ठीक हो जाएंगी। हमारा रूप रंग सारा कुछ बदल सकता है, काम काम करने की सामर्थ्य, शरीर, हम मतलब ओल्ड एज में भी हम यंग लग सकते हैं, है ना। मतलब पूरा बदल सकते हैं अपने आप को प्रैक्टिस करके। और ऑफ कोर्स एक नहीं, मतलब सारी चीजें हैं, खाना पीना भी है, बहुत सारी चीजें। तो जो नाड़ी परीक्षा है, इसका पर्पस खाली ये है कि जानना है कि हमारा जो वात पित्त कफ है उसकी क्या अवस्था है। और इतना ही नहीं है, उससे हम शरीर के सारे रोगों को भी जान सकते हैं कि हमारा एक एक अंग किस अवस्था में है।
मतलब जी पूरी ये गहराई है। और वो जान के फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। तो आधा काम तो डायगोनाइज होता है, अगर जान गए भाई ये चीज गड़बड़ है। मतलब कई बार, ज्यादातर इवन एलोपैथी में भी क्या होता है कि डायगोनाइज करने के लिए सारा सिस्टम बना हुआ है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट, इतना सब कुछ, है ना। अच्छा, और आयुर्वेद में क्या था कि आपने, ये अभी मैं बताऊंगा आपको डिटेल्स में, बट आयुर्वेद में क्या है कि जैसे आपने ये देखा ऐसे, मैं अपने हाथ से, मतलब वो थोड़ा ऐसे ये स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, या मैं बाएं हाथ की तरफ से ऐसे करके दिखाया तो आपको उससे थोड़ा क्लियर दिखा। तो मैं यहाँ से एक अंगुल छोड़ के यहाँ 3 उंगली रखनी है ऐसे। तो ऊपर की जो उंगली है, मतलब ये फर्स्ट और लास्ट अंगूठा और छोटी उंगली छोड़ दीजिए, ये तीनों ऐसे रखनी है। और उससे पहले थोड़ा ये है कि जैसे यहाँ दबा देना है, थोड़ा एक्टिवेट कर देना है। तो क्या होगा कि जो प्रवाह हो रहा है ना, जो स्पंदन है, वो जरा एक्टिव होगा। और दूसरा जो नाड़ी देखते हैं, और बहुत सारी बातें हम लोग प्रैक्टिकल उसमें आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये क्या है कि जब नाड़ी देखते हैं तो जनरली सुबह देखनी चाहिए, बिना खाए पिए, ठीक है। तो वो है अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उसी में जैसे हम लोग ऐसे देखे, तो अभी मैं पहले जनरल बता रहा हूँ, फिर गहराई में जाएंगे हम लोग। तो ऊपर का जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर इसको बोलते हैं, ठीक है, तर्जनी। तो इससे वात की गति देखते हैं हम लोग, वात का पता लगता है कि वात की क्या अवस्था है, ठीक है। बाद में प्रैक्टिकल में जाएंगे, अभी जनरल थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। और ये जो बीच वाली उंगली है, मध्यमा, तो इससे क्या है कि इससे पित्त का पता लगता है। और ये वाली जो तीसरी है, मतलब जब हम इस पे फोकस करते हैं तो इससे कफ का पता लगता है, ठीक है। अभी चलते हैं धीरे धीरे और गहराई में जाएंगे। तो उसी से जैसे ही हमें ये पता लगा कि हमारा क्या गड़बड़ है, उसकी गति भी है नंबर 1। तो कि जैसे 1 मिनट में वो कितना स्पंदन हो रहा है, काउंट कर सकते हैं बाकायदा। अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो वो क्या है, दूसरा उसकी गति कैसी है, वो उसकी चाल कैसी है, कि वो सर्प की तरह चल रही है या मेढक की तरह चल रही है। तो जनरली जो हमारी वात है, ये सर्प की तरह चलती है। वात जो नाड़ी है सर्प की तरह चलती है। और जो पित्त वाली है, ये मेढक की तरह चलती है। और जो ये वाली है, ये हंस की तरह चलती है। हंस कह लो या कपोत भी कह सकते हैं। तो उसकी तरह चलती है। तो अगर इनमें ही चलने में थोड़ा फर्क है, वैसे नहीं चल रही है, और रुक रुक के चल रहा है कुछ है, तो उसी से विकृतियों का पता लग जाता है। हम लोग अभी एक एक करके गहराई में जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में जो वो है वो और पढ़ देता हूँ। नाड़ी परीक्षा का महत्व। वातम पित्तम कफम द्वंद्वम सन्निपातम रसम त्वक्ष त्वक्षरक त्वक्षक साध्या साध्य विवेकंच सर्वनाड़ी प्रकाशित। तो नाड़ी परीक्षा से वात पित्त कफ वंदज तथा सन्निपात, साथ ही रस खतादि रस रक्तादि सॉरी रस रक्तादि धातुओं एवं रोगों की साध्यता का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इसका अत्यंत महत्व है। नाड़ी परीक्षा कहाँ करें? स्वयं रोग धूति कुरपर भाग भाजा अपीड्याद दक्षिण करांगुलिका त्रयेण अंगुष्ठ मूल मध्य पश्चिम भागम मध्यम नाड़ी प्रभंजन गतिम सततम परीक्षित। तो अपनी बुद्धि का उपयोग करो, कुरपर से पीड़ित करते हुए, मतलब कुरपर यहाँ इसको बोलते हैं, ये जॉइंट है। तो इससे इसको थोड़ा दबाना है, ऐसे करके कुरपर से पीड़ित करते हुए नाड़ी को वैद्य अपने दाहिने हाथ के तीनों उंगलियों से रोगी के हाथ के अंगुष्ठ मूल के अधि पश्चिम भाग में नाड़ी देखे। तो जैसे मैंने अभी बोला था, तो इस तरह से, मतलब एक अंगुल छोड़ के फिर यहाँ ये इस तरह से रखना है, राइट साइड में, अंगूठे के नीचे, इस साइड में। तो उस तरह से हम लोग परीक्षण करते हैं।
कूपर संधि ऐसी संधि जो रक्त के प्रवाह और मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार है, उसको पीड़ित करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए नाड़ी के ब्लॉकेजेस ठीक होने से नाड़ी ज्ञान अच्छे से होता है, इसलिए उसको थोड़ा दबाना होता है बस पहले। तो लोकेशन जो है, अंगुष्ठ तो मूले सा या सा नाड़ी जीव साक्षिणी तस्या गति वशाद विद्यात् सुखम दुखम च रोगिणाम। तो ये हुआ कि मणिबंध से एक अंगुल नीचे, राइट साइड में देखना। हाँ जी। ओके, सुन रहे हैं? ओके। तो नाड़ी परीक्षा काल जो है वो प्रातः कृत समाचार है, कृतचार है, परिग्रहम सुखासीनम परिमार्थ नुपाचरेत। प्रातः काल सकारात्मक विचार और सकारात्मक ऊर्जा के साथ वैद्य और रोगी सुखासन पर बैठकर सभी प्रकार के वेग से निवृत्त होकर तब नाड़ी परीक्षा करते हैं। नाड़ी परीक्षा निषेध काल कब नहीं करना है? तो वो समय है जब नहीं करना है, अभ्यंग के बाद, मतलब मालिश वगैरह करने के बाद नहीं करना है, खाने के तुरंत बाद या भूख लगने पर, नींद से तुरंत उठने के बाद या सोने की इच्छा हो तब, उस समय नाड़ी परीक्षण नहीं करना चाहिए। तो नाड़ी पर्याय, नाड़ी को और क्या क्या बोलते हैं? नाड़ी को बोलते हैं स्नायु वसा, हिंसा, धमनी, धामनी, धरा, तंतु की जीवित आज्ञा च सिरा पर्याय वाचिका। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है नाड़ी के, स्नायु, वसा, हिंसा, हिंसा, धमनी, धामनी, धरा, तंतु की। तो ये है, स्नायु को अंग्रेजी में बोलेंगे लिगामेंट्स, वसा को सब क्यूटिनियस टिश्यू, हिंसा कनेक्टेड टू ब्रेथ, धमनी पल्सेटिंग ब्लड वेसल, धामनी टू होल्ड, धरा नाड़ी शरीर की धरा है, जीवन का आधार है, तंतु की स्ट्रिंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। चलिए, तो आगे है प्रेफरेबली फीमेल का जो है, स्त्रीणा विश्व गवाह मस्ते वादे वामे पादे च यत्नतः शास्त्रेण संप्रदायेन तथा स्वानुभवेन वे परीक्ष्ये धवलच्चा सावभ्यास देव ज्ञायते। कणाद ऋषि का है ये श्लोक। Preferably, pulse should be examined on the left hand of a female and right hand of male, but all these concepts may vary according to clinical condition. तो ऐसी भी मतलब नॉर्मली राइट हैंड साइड देखते हैं, लेकिन कुछ बीमारियों का पता लगाने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड में भी देखते हैं, दोनों हाथों में भी नाड़ी को देखते हैं। तो हाँ जी, अतुल जी। ओके, डॉक्टर मनोहर। ओके। तो थोड़ा जी थोड़ा आप कुछ बोलेंगे तो थोड़ा वो लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा बीच में। जी जी मतलब अब ठीक लग रहा है, आनंद आ रहा है अभी तक? अतुल जी कैसा लग रहा है? थोड़ा जी थोड़ा जी हाँ जी जरा क्लिष्ट हो जी गया सुंदर। सब्जेक्ट, लेकिन थोड़ा सा शुरू में ये जरा वो है, बाद में थोड़ा और आसान तरीके से हम लोग बात करते हैं। मतलब हाँ ये वो गौण थोड़ी, विषय थोड़ा सा तो लगता है, लेकिन ठीक हाँ, है, समझ में आ थोड़ा रहा है। थ्योरी थ्योरी का पार्ट है ये एक तरह से। तो नाड़ी में दोषों का असेसमेंट। नाड़ी एक तरह से जीवन की नदी है, लाइफ का सारा कुछ पता लगता है उसे। तो वात दोष पहले देखते हैं, पित्त दोष मध्यमा से देखते हैं, और कफ दोष जो है वो आराम रिंग फिंगर, यानी हाँ, इस वाली उंगली से देखते हैं। सो वायु, पित्त और कफ। तो जो रेट है नॉर्मली कितना चलना चाहिए एक मिनट में, ऐसे वो स्टॉप वॉच जैसे लगा के ना, हम लोग बाकायदा वो देख सकते हैं कि कितना चल रहा है। तो एक मिनट में उसको चेक करते हैं कि जैसे वायु वाला कितनी चल रही है।
तो इसका मतलब पहले तो जो है हकीकत में जो हम लोग देख लेते हैं, पर इसका जो थ्योरी है वो एक तरह से ये है कि जब ये सब कंट्रोल में होंगी, तीनों वात पित्त कफ तीनों वैसे होंगे, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मतलब उनकी जो गति है वो एक जैसी होगी। तो वात नॉर्मली 1 मिनट में करीब 86 बार, मतलब एक तरह से 86 टाइम्स वात की जो नाड़ी है 1 मिनट में 86 टाइम्स, और पित्त की 68, और कफ की 56। मतलब ये एक जनरल आइडिया है। तो आपकी जैसे मान लिया आपने चेक किया तो आपको लगा सब 60-60 चल रही हैं फॉर एग्जांपल, सो दैट इज ऑल्सो ओके, मतलब ये एक जनरल वो है। ठीक है। तो वो थोड़ा सा करने वाली बात है, अगर आप चाहें तो थोड़ा हम लोग चेक कर सकते हैं, वो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो जैसे कि मैं घड़ी लगा लिया हूँ अपने उस, तो एक तरह से मैं बोलूँगा स्टार्ट। स्टार्ट। तो आप देखिए अपना, देखिए चाहे सांस, तो उसको गिनना है बेसिकली। तो ऐसा करते हैं, दोबारा करते हैं, थोड़ा फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप ऐसे रखें, अभी आप खाली एक नाड़ी पर ध्यान दें, ऊपर जैसे इस उंगली पे। हाँ, तो ये एक अंगुल नीचे, अंगूठे से एक अंगुल नीचे यहाँ पर ऐसे लगाइए, राइट साइड में लगाना है वैसे। अब वो थोड़ा इस समय खुद की वो करने के लिए फिर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे करेंगे तो राइट का मेरा ऐसे आया, तो वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं लेफ्ट की तरफ से ऐसे देख रहा हूँ दिखाने के लिए। ठीक है। तो हमें ये देखना है कि 1 मिनट में ये कितनी चल रही है। तो अभी मैं फिर बोलूंगा स्टार्ट, तो आप देखिएगा, थोड़ा एक कुछ सेकंड बाकी है। एक नाड़ी पहले देखिए, और उसको थोड़ा लिख लीजिए चाहे। स्टार्ट। स्टॉप। तो मेरा जैसे 60 हुआ, तो ये आपने देखा था क्या? 54। अरे दैट्स गुड या। तो गौर साहब आपका, बोले जी। दोबारा कर सकते हैं, एक बार में कई बार नहीं होता, ठीक तरह से नहीं होता, तो मतलब ये पूरी प्रैक्टिस की चीज है। आपने देखा था क्या? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी मनोहर जी। जी। आपने देखा था क्या? ये दोबारा, फिर दोबारा देख सकते हाँ, दोबारा देख रहा हूँ वापस में। हैं। ओके। सो एक को स्टॉप वॉच लगा के 1 मिनट में देखिए कितनी बार हो रहा है। जी। मतलब इसको प्रैक्टिस की चीज है, कई बार कर सकते हैं। जी। 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 और थोड़ा हाथ को रिलैक्स करके रखना है, मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं, जैसे अभी तो दिखाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन रिलैक्स करके नीचे रखना है बकायदा, टेबल नीचे पे रख रख के के, सब। है ना, हाँ, आराम से। और वो करने से पहले थोड़ा यहाँ से भी दबा सकते हैं,
बाद में मतलब डिफरेंट, और आप वो अलग अलग ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस की चीज़ है, एक बार में लेकिन नहीं होती, कई चीज़ें टाइम लगता है। तो लेकिन इससे क्या है तीनों कि की जो गतियों में फ्लो तो हो रहा है, क्योंकि सारे शरीर में है फ्लो तो ब्लड का, तो वो थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है नॉर्मल। तीनों की गतियों में तो कोई ज्यादा अंतर नहीं समझ में आता। हाँ, तीनों की जो गति है उसमें तो नहीं बहुत नहीं ज्यादा नहीं कोई अंतर नहीं नहीं, नहीं। एक मिनट एक मिनट, इतना ऐसे ऐसे जल्दबाजी नहीं कर, वो तो जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब होगा। अभी आपने क्या जी। करना है कि अभी एक एक को जरा सा देखिए, करके देखिए एक एक को। खाली वात को देखिए, फिर पित्त को देखिए, फिर कफ को देखिए। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप खाली देख के ही आपको पता लग जाएगा कौन सी कम चल रही है, तेज चल रही है। लेकिन शुरू में मतलब एज ए जस्ट टू लर्न, तो आपको थोड़ा एक एक करके देखिए, नहीं तो ज्यादा एक साथ देखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। भी थोड़ा समय लगेगा साहब इसको सीखने में। नहीं वो तो है, ये तो पूरी विद्या है, मतलब प्रैक्टिकल जी। विद्या है। ये एक जी। मिनट की थ्योरी नहीं है कि मतलब आपने सुना और हो गया। तो वो बाद तो में भी कई कर बार सकते हो ना, करके ये तो एक तरह से एक इंडिकेशन है आपको, फिर आपने प्रैक्टिस बार करनी बार है। समझना पड़ेगा ये तो। हाँ इसको थोड़ा सा समझने में थोड़ा समय लगेगा इसको। हाँ हाँ। नहीं लेकिन अभी आप थोड़ा प्रैक्टिकल करो, जैसे आप करके प्रैक्टिकल देखो ना किया जरा हमने। आपको। खाली एक को आप ज्यादा तीनों के चक्कर में मत पड़ो। खाली एक को आप हाथ से जरा 1 मिनट मेरे को दिखाओ आप, थोड़ा वो करके पिक्चर वीडियो। ये छोटी सी बात है लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये थोड़ा आइडिया लग गया, फिर आप बाद में एक्सपेरिमेंट करते रहना। अच्छा एक बात ये देखिए कि ये जो चल रही है जैसे नाड़ी आपकी, बात वाली पहली वाली, ये कैसे चल रही है? सर्प की तरह चल रही है या इसमें थोड़ा झटका लग रहा है या क्या लग रहा है? धड़कन जैसा मालूम पड़ता है इसमें। हाँ मतलब नहीं, धड़कन तो लगेगा, लेकिन हम्म। उसकी जो गति है वो सांप की तरह स्मूथ है या मेंढक की तरह उछल तो नहीं रही थोड़ी थोड़ी? इतना तो नहीं लग पा रहा थोड़ा है अभी थोड़ा इसमें। थोड़ा थोड़ा उछल उछल के हल्का सा हाँ खुदक खुदक के चलती है। ओके। सो बेसिकली क्या है कि नॉर्मली ये सांप की तरह चलनी चाहिए, थोड़ा स्मूथ सा, और उछल के चलना भी ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी सी ज्यादा उछल के चल रही है तो उसका मतलब ये है, जनरल में आइडिया दे रहा हूँ, कि फिर जो वात है उसके ऊपर हमारा पित्त का असर है। अगर ये थोड़ी मेंढक की तरह चल रही है सांप के बजाय, तो मतलब जो वात है हमारा वो पित्त से प्रभावित है। जी। तो उसका फिर वो है कि फिर हमें पित्त को ठीक करना है, ये मतलब हुआ फिर उसका। जी। है ना, एक जनरल आइडिया दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी मतलब इसमें हम लोग घंटों बोलते जाएंगे तो खत्म नहीं होगा, इतना सब मसाला है। पर थोड़ा जनरल एक दो चीजें पकड़ लेंगे तो आपको फिर बाद में और चीजें, बड़ी बड़ी चीजें भी पकड़ने में इजी रहेगा। ठीक है। दूसरा ये है कि जैसे अतुल जी की 54 थी मान लो, ठीक है, मेरी 60 है फॉर जी। एग्जाम्पल, है ना? तो ये जो आइडियल है इन्होंने बताया हुआ 86 है। तो अच्छा, ये भी जो नाड़ी की अवस्था है ये एज से भी प्रभावित होती है, बहुत सारी चीजों से प्रभावित होती है। अच्छा ये भी डिपेंड करता है कि अब जैसे भारत में शाम का टाइम है, ठीक है, यहाँ पर सुबह है, तो सुबह शाम में भी गति डिफरेंट रहती है। और ये थोड़ा टाइम भी है, जैसे काल है, मतलब सुबह 6 से लेके 10 बजे तक। तो वो जो काल है वो जैसे अलग अलग काल है, कफ पित्त वात। तो उस पर जो जैसा समय होता है उसके हिसाब से वो नाड़ी और उसी तरह से उसके प्रभाव में भी रहती है। ठीक है, जनरल एक कुछ बातें ऐसी सुन लीजिए, आपको थोड़ा बाद में यू विल गो ग्रेजुअली डीप एंड डीप। तो इसलिए जैसे भारत में अतुल जी जो देख रहे हैं इनका शाम शाम का टाइम है, ठीक है। तो शाम के टाइम पे जैसे वहां पे अभी 8:37 हुआ है भारत में, है ना? तो ये एक तरह से टाइम जो है 6 बजे से शाम को, दोबारा वो सेम साइकिल है, 6 से 10 एक वो है, और 10 से 2 अलग समय है, और 2 से 6 फिर अलग समय है। तो ये समय जो है वो कफ का मान लिया है। और यहाँ भी एक तरह से वैसे दोनों का ही वही हो गया, मतलब यहाँ शाम है वहाँ सुबह है, लेकिन उसके हिसाब से एक तरह से कफ का ही टाइम है मान लो। ठीक है। तो वो है। और जो पित्त की है, इस तरह से जैसे पित्त की नाड़ी को देखेंगे तो उसकी जो गति होगी
वो भी एक बार चेक कीजिए। एक मिनट, मैं इसे वॉच से आपको बोलता हूँ कि आप स्टार्ट कीजिए, बीच वाली उंगली, बीच वाली पे ध्यान दीजिएगा। जी। एक मिनट, अब आने वाला है टाइम, स्टार्ट। ओके, सो मेरा 59 हुआ। मेरा 52। ओके, या। हाँ जी, गौरव साहब, आपने देखा क्या? हाँ, 60 के आसपास जाता है। तो ठीक है। सो एवरेज मतलब इट्स ओके। बाकी इसी में और गहराइयाँ हैं, वो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक जी। जनरल आइडिया भी कर रहे हैं। जी। ठीक है। तो मतलब ये जैसे आपका अतुल जी का जैसा जैसे इससे दिखा रहा है, तो उससे दिखा रहा है कि काफी फिर भी नॉर्मल ही है, मतलब एक तरह से आपकी उम्र में आके भी थोड़ा सा वो कम होता है, एज के हिसाब से भी उसकी जी। स्पीड कमती बढ़ती होती है। तो दैट लुक्स गुड। एक बार इसको कफ को और देख लेते हैं, चलिए। लास्ट वाली उंगली। तो एक मिनट में स्टार्ट करने वाला हूँ अभी। ये थोड़ी कम दिखाई पड़ती है। स्टार्ट। चलो, मेरा 56 हुआ। मेरा तो 51 है। अच्छा, ठीक है। तो आपका थोड़ा थोड़ा सा भी मेरा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है, आपका थोड़ा थोड़ा कम है, बट इट्स ओके। मतलब रेंज है, एक तरह से जनरल आइडिया है। तो अब थोड़ा आगे बढ़े, मतलब एक जनरल हो गया, हाँ ये जी। हाँ प्रैक्टिस करनी है, फिर थोड़ा जी। से इसको जी। आप थोड़ा चेक करते रहिए, धीरे धीरे फिर वो एक्सपर्ट आ जाएगी। और मेरे पास जो नोट्स है मैं वो भी भेज सकता हूँ, तो उससे आप थोड़ा थोड़ा आगे उससे समझ सकते हैं। तो ये जो पिंगला नाड़ी है, वो सूर्य तत्व को प्रदर्शित करती है। मेल में ये ज्यादा वो होता है, फीमेल में इड़ा नाड़ी चंद्रमा तत्व उसका परिचय है। तो एक तरह से ये जो नाड़ी परीक्षण करना है, तो सर्वप्रथम अंधे बन जाए, अर्थात तो अपना पूरा ध्यान आंखों को बंद करके अपनी उंगलियों पर केंद्रित करें। इससे परीक्षण आसानी से होता है, मतलब वो पूरा ये भी ध्यान जैसा ही है, मेडिटेशन जैसा ही, कि बड़ा सीरियसली उसको आपने देखना है, वही ध्यान रखना है। तो 3 बिग सेंसर, VPK, मैंने वात पित्त कफ। तो क्यों? इसके बाद में, अच्छा, अभी इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं मोटी बातें बता देता हूँ। खोल लीजिए, वीडियो खोल लीजिए चाहे। ये थोड़ा काम की बात है, शॉर्ट में वो हो जाएगा।
तो लिए आप भी खोल लीजिए, वीडियो खोल लीजिए चाहे। तो इसमें भी क्या मजेदार बात है कि जैसे ये हम देख रहे हैं, मतलब इसकी और गहराई, तो एक तो क्या है कि इसी में हमें गति देखनी है हर उंगली से, मतलब वो भी देखना है कि कितने बार स्पंदन हुआ 1 मिनट में। ठीक है। दूसरा ये देखना है कि इसकी चाल कैसी थी। तो हर जैसे वात पित्त कफ है, इनकी चाल है स्टैंडर्ड। अच्छा, वो चाल में अगर फर्क आता है तो वो बीमारी का द्योतक है, द्योतक है कि मतलब कुछ बीमारी है, उसकी अलग अलग पूरी पहचान की जा सकती है कि ऐसी चल रही है तो ये है, ऐसी चल रही है तो ये गड़बड़ है। अच्छा, अब इसमें भी मतलब एक तो ये हो गया कि हम 3 नाड़ी ऐसे देखें। ठीक है। अब 3 में भी और क्या है कि ये जैसे थंब के, इसमें 3 अवस्थाएं, एक नाड़ी भी जो हमने देखी ये इससे, यहाँ वाले से, तो इसमें वो इस कोने पर है, ज्यादा दिखाई पड़ रही है, मतलब ज्यादा उसकी आवाज आ रही है, या बीच में आ रही है, या इधर आ रही है। इससे भी अलग अलग लक्षण पता लगते हैं। मतलब ऐसे एक उंगली या यही उंगली से हम देख रहे हैं, लेकिन वो नाड़ी हमें यहाँ ज्यादा प्रतीत हो रही है, या बीच में हो रही है, या इधर हो रही है। तो इस एरिया में जैसे जब हमने ये रखा, तो ये उंगली का जो हर्ट की तरफ का वाला पार्ट है, हर्ट की तरफ का जो भाग है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल एंड, हर्ट साइड। ठीक है, इधर वाला। और जो अंगूठे की तरफ है, दूसरी तरफ है, उसको बोलते हैं डिस्टल। है, मतलब इसकी जो इधर की गति है उसको हर्ट साइड वाली को प्रॉक्सिमल बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल, माने जो हार्ट की तरफ है। और जो हार्ट से दूर है उसको बोलते हैं डिस्टल। तो उन तीनों से भी अलग अलग, मतलब खाली अब ये समझ लीजिए कि उसको भी मतलब देखने के 3 तरीके हैं, कि मतलब इधर कैसी चल रही है, हार्ट की तरफ कैसी है, बीच में कैसी है, उधर कैसी है। और यही बात तीनों के लिए है। तो उससे तीनों से अलग अलग चीजों, मतलब एक तरह से 9 हो गया। 3 तो वो मेन हो गया, 9 ये हो गए, एक एक का 3 3 हो गया। तो 9 ये हो गई, 9 और 3 12 हो गई एक तरह से। जनरल जनरल एक आइडिया थोड़ा समझिए। ठीक है। तो एक तरह से 12 तरह के सेंसर हो गए ये, 3+9। मतलब एक तरह से ये भी सेंसर है, जैसे वो नहीं करते वो डॉक्टर लोग जो करते हैं, तो ये वैसी चीज है कुछ एक तरह से, जो बनता है ना हार्ट रेट का फ्लक्चुएशन वाला, तो ये एक तरह से वही चीज है। तो कुछ बातें और हैं। जब हम श्वास अंदर की तरफ लेते हैं तो पल्स बढ़ी हुई, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो पल्स घटी हुई प्रतीत होती है। जब हम श्वास के द्वारा पंच महाभूतों के तत्वों को लेते हैं तो जिस महाभूत की प्रधानता होती है, शरीर भी उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। या जिस महाभूत की प्रधानता वाले द्रव्य लेते हैं, शरीर उसी अनुरूप व्यवहार करता है। मतलब जैसे हमने खाया है, जिस समय खाया है, तो वो सब भी आपकी नाड़ी को असर करता है। इवन आप नाड़ी से ये भी देख सकते हैं कि आपने अभी खाना खाया है, या आधा घंटे पहले खाया है, या नहीं खाया है, या फास्टिंग रखी हुई है, वो भी पता लग जाता है। और यही चीज नाड़ी में भी दिखाई देती है, अर्थात नाड़ी देखकर शरीर के व्यवहार और भाव जान सकते हैं। तो हाँ जी, ज्यादा गरिष्ठ तो नहीं हो गया। ठीक है। थोड़ा समय लगेगा साहब समझने में से। हाँ, और ये बहुत बहुत ही सूक्ष्म विद्या है। जी तो अभी हम आपको एक तरह से जनरल एक आइडिया दे रहे हैं कि आपको थोड़ा इसमें ये पता लगे भाई, ये ABCD मतलब थोड़ा है क्या, थोड़ा सा परिचय मतलब अभी तो जैसे आपको कुछ नहीं मालूम मान लिया, लेकिन अभी थोड़ा ये जानने से थोड़ी अवेयरनेस हो गई, फिर उसके जी। और डेप्थ में जा सकते हैं पूरा। बहुत ये पुस्तकें हैं इसके ऊपर, मतलब वेदों में है, उसमें भी। जैसे ये नाड़ी परीक्षा फॉर एग्जाम्पल, आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा ना? नहीं दिखा। अच्छा, ये है जैसे नाड़ी परीक्षा, नाड़ी विज्ञानम, तो ऐसे पूरी पुस्तकें हैं मतलब। ओके। तो अब थोड़ा सा और, फिर नहीं तो फिर हम इसको वो करके इसको अगली बार कर सकते हैं, क्योंकि इतना ये गरिष्ठ सब्जेक्ट है कि कई बार एक बार में ज्यादा पढ़ने से थोड़ा वो नहीं आता।
समझ नहीं आता। तो अभी एक जनरल आइडिया हम लोग कर लिए। तो चलिए एक बात और कि जैसे आकाश महाभूत की प्रधानता से शरीर में ट्रैंक्विलाइजर, पीस, फ्रीडम और आइसोलेशन और लोनलीनेस, ये गुण प्रकट होते हैं। वायु की वजह से हाइपर एसिडिटी, कंफ्यूजन, एंजाइटी, फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस, ये सब होता है। और अग्नि तत्व की प्रधानता हो तो कम्पिटिटिवनेस, एग्रेशन, जजमेंटल, वायलेंट, ये वृत्तियां प्रकट होती हैं। जल अधिक हो, जल महाभूत की प्रधानता से लव, कंपैशन, अटैचमेंट, ग्रीड पैदा होती है। और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता से स्टेबिलिटी, डिप्रेशन, ग्राउंडनेस, हैवीनेस, ये थोड़ा जड़ है, स्टैटिसिटी है, तो वो गुण प्रकट होते हैं। ओके। हाँ जी। थोड़ा सा और फिर इस को मेरे ख्याल से वो करते हैं, फिर अगली बार रख लेंगे, क्योंकि एक बार जी में ही ज्यादा करने से शायद डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना। जी जी जी। थोड़ी सी और जनरल बात है, फिर उसकी गहराई में हम फिर अगली बार में जाएंगे। जो वात नाड़ी है ये सर्प की गति से चलती है, एक तरह से ऐसे चलती है, सर्प की तरह, ठीक है। और जो पित्त नाड़ी है वो मंडूक की तरह चलती है, मतलब ऐसे उछल के चलती है, ऐसे मेढक की तरह। मतलब सर्प तो ऐसे हो गया, वात जो है ऐसे चलती है नॉर्मली, सांप की तरह, बराबर उसमें, मतलब उसका जो गति है ना हॉरिजेंटल है, और थोड़ा ऐसे आराम से चलती है। और जो मंडूक है वो उछल के ऐसे। और जो हंस है, जो कफ नाड़ी है, वो हंस की तरह चलती है, वो और थोड़ा सा स्मूथ, ऐसे करके। तो वात नाड़ी में फास्ट, फीबल, सुपरफ्लुअस, कोल्ड, लाइट, हॉरिजॉन्टल, इरेगुलर मूवमेंट, ज्यादा प्रेशर देने पर डिसअपियर हो जाती है, मतलब ज्यादा जोर से दबाएंगे तो वो गायब हो जाएगी नाड़ी। पित्त नाड़ी जो है वो ऊपर की तरफ धकेलती है, प्रोमिनेंट, वर्टिकल स्पाइक, स्ट्रॉन्ग, हाई एम्पलीट्यूड, हॉट, थ्रो, जंपिंग पल्स, ऊपर की तरफ ढकेलती है, रेगुलर होती है। जो कफ नाड़ी है ये इससे थोड़े आसानी से ये पकड़ में भी नहीं आती है, क्योंकि बड़ी ये दबी हुई सी रहती है, तो बहुत कठिनाई से इसका पता लगता है। और ये डीप, स्लो, रेगुलर बट लो एम्पलीट्यूड, कूल, वेरी स्लो, थिक, वेरी, तो ये कफ नाड़ी का प्रवृत्ति है। तो एक तरह से जो ईसीजी होता है, समझ लीजिए कुछ वैसा है। जैसे उसमें ईसीजी में आपको लगे कि ऐसे चल रहा है, तो वो सर्प की गति हो गई, वात नाड़ी की गति हो गई। अगर वो उछल के चल रहा है तो वो मंडूक हो गया, पित्त, पित्त की उसे वो पता लगेगा कि कम है कि ज्यादा है। और हंस मतलब स्मूथ, और ज्यादा स्मूथ चल रहा है तो वो हंस गति होगी। तो इस तरह से फिर इसमें क्या होता है कि हर नाड़ी में थोड़े थोड़े दोष होते हैं। जैसे कि वात की नाड़ी में एक ही दोष होता है कि जब पित्त उस पर ज्यादा हावी रहता है तो वो जोक की तरह चलने लग जाती है, जलोका, उसको बोलते हैं जलोका गति, ठीक है। तो जलोका माने जो से लीच जोक होती है ना, तो वो थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा वैसी लहर सी देगी, फिर नीचे आ जाएगी। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। तो इस पे थोड़ा सा इसी एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे वात नाड़ी की एक दोषज विकृति गति है। तो इसमें क्या होता है, दोष यदि बढ़ जाए तब नाड़ी अपनी स्वभाव परिवर्तित नहीं करेगी। यदि वात बढ़ा है तो वात में सर्वगति ही चलेगी। पित्त बढ़ा है तो पित्त में मंडूक की गति मिलेगी। कफ अधिक है तो कफ में हंस ही मिलेगी। अर्थात सर्प अ, मंडूक की चाल नहीं लेगा, नहीं मंडूक हंस की चाल, नहीं हंस सर्प की चाल लेगा, अर्थात नेचर और पल्स चेंज नहीं होगा। दोष यदि विकृत हो जाए तब उसका नेचर चेंज हो जाएगा। हम यहाँ इसी बात की बात करते हैं। तो जलों का गति जैसे हुई, वात में अगर थोड़ा पित्त का असर ज्यादा हो गया तो वो सर्प गति न रह के जोंक की गति हो जाएगी।
तो उसमें क्या फर्क होगा कि ये बात की एक दोषज विकृति है, इसमें सर्प जलोका की तरह गति ले लेता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है, जमीन छोड़कर नहीं चलता। जलोका थोड़ा ऊपर की तरफ उछलते हुए जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ चलता है। तो सर्प जो है वो जमीन पर ही चलता है, लेकिन जलोका जो है वो जमीन को छोड़ देता है, थोड़ा ऊपर चला जाता है। ये डिफरेंस है दोनों की गतियों में। तो इंडेक्स पर माने ये जो तर्जनी है, पहली उंगली, लाइट वर्टिकल स्पाइक मिलना, ये जलोका गति है। डिस्टल पर छोटी स्पाइक मिलती है ना। डिस्टल माने जो इसका, जब हम ऐसे हाथ रखें तो डिस्टल माने हृदय से दूसरी तरफ, माने इस साइड में, माना अंगूठे की तरफ। तो उस पर छोटी सी डिस्टल पर छोटी स्पाइक मिलती है। सामान्यतः इंडेक्स पर स्पाइक नहीं मिलता, पर यदि मिले तो समझें बात की विकृति के कारण जलोका गति है। कारण वात नाड़ी पर पित्त का हल्का प्रभाव पड़ने पर ऐसा होता है। तो जब ऐसा होगा तो इसमें क्या होगा कि हमारे शरीर में जॉइंट पेन होंगे, जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे पित्त थोड़ा हावी हुआ वात के ऊपर, तो दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, गाउट होगा, अर्थराइट होगा, इन्फ्लेमेटरी जॉइंट कंडीशन हो जाएगी, और बॉडी एक होगा, पूरे शरीर में दर्द होगा। तो जब वो लक्षण है तो आप जैसे नाड़ी देख के ही आप किसी को अगर वो लग रहा है तो आप बोल सकते हैं कि भाई आपके जॉइंट में पेन हो रहा है, उसे भी पूछ लीजिए चाहे, बट देन यू नो व्हाट इज द कंडीशन। तो जब ऐसा है तो उसमें क्या करना है कि हमें ऐसा खाना खाना है, ऐसे ही काम करना है जिससे कि जो पित्त का प्रभाव है, वो जो पित्त पैदा करने वाली चीजें हैं वो हमें घटानी पड़ेंगी, तो उससे फिर ये ठीक हो जाएगा। तो आज इतना ही करते हैं, फिर इसके आगे ये पित्त नाड़ी के भी चार इसके लिए विकृतियां हैं। एक चम्मच लगेगा। ठीक है, उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे तीतर गति में चले तो अलग है, लवा गति में चले तो अलग है, काक गति कौवे की तरह चले तो उससे अलग है, और ऊंट की तरह चले तो उससे अलग विकारों का पता लगता है। इसी तरह से जो हमारी कफ की नाड़ी है, वो नॉर्मली कपोत गति से अगर चले तो क्या है, हाथी की तरह चले तो कैसे क्या है, कैसा है। तो ये गज गति, कपोत गति, ये अलग अलग कंडीशंस हैं। और एक जनरल बोल रहे हैं हम, उसके गहराई में नहीं जा रहे हैं, इसके ऊपर अगली बार बात करेंगे। और ये मयूर की गति से भी चल सकती है, तो उससे अलग अलग और उनका पता लगता है कि शरीर में क्या विकृतियां हैं। अब एक बात और खत्म कर देते हैं, जैसे कि जो पल्स रेट है वो अगर कोई आदमी की हाइट ज़्यादा है तो उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो पल्स का रेट कम होगा। एक जनरल एक बात है। इसी तरह से एज ज़्यादा है तो पल्स का रेट कम हो जाएगा। मतलब यंग लोगों में, बच्चों में जैसे ये उसकी गति ज़्यादा होगी, और जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो गति थोड़ी कम होगी, ये नेचुरल है। और पल्स रेट जैसे मेटाबॉलिज्म जैसा है उसके हिसाब से, जैसा मेटाबॉलिज्म होगा उसके हिसाब से पल्स रेट होगा। मतलब अगर वो बढ़िया है तो बढ़िया होगा। और ब्लड वॉल्यूम से भी उल्टा है, अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है तो पल्स रेट कम हो जाएगा। और अगर इन्फेक्शन है, जैसे टाइफाइड है, कुछ ऐसा है, तो पल्स रेट भी बढ़ जाएगा। और एज का फैक्टर ये है कि इन्फेंट एंड चाइल्डहुड में अप टू 16 ईयर्स ऑफ एज कफ इज प्रीडोमिनेंट इन द पल्स। मतलब बचपन में कफ की नाड़ी ज़्यादा चलती है, प्रीडोमिनेंट रहती है। और फिर 17 से 50 साल की उम्र में पित्त ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। और 51 के बाद में, 51 to 70, पित्त प्रोमिनेंट होता है। लेकिन उसका उसका जो गति है उसमें थोड़ा वात ज़्यादा आ जाता है। और 70 साल के बाद में जो है वो वात का ज़्यादा असर होता है। वात इज प्रोमिनेंट इन द पल्स। मतलब 70 ईयर्स के बाद में वात की जो नाड़ी है वो ज़्यादा चलती है, बच्चों की कफ वाली ज़्यादा चलती है। और बीच में 17 से 50 साल में पित्त की ज़्यादा चलती है, पित्त ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। और 51 to 70 पित्त प्रोमिनेंट रहता है, लेकिन ग्रेजुअली वात भी बढ़ने लगता है। तो ये चलिए, ये थोड़ा सा जनरल बातें हो गई। बाकी अब इसमें और डेप्थ में फिर अगली बार हम लोग बात करें।
क्योंकि आज ज़्यादा बात करेंगे तो थोड़ा समझ आएगा नहीं। अभी जो ये हमने थोड़ा बोला, ये थोड़ा दिस वाज इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ। तो इसमें आपको आनंद आया होगा। तो ये कैसा लगा? ठीक है। जी काफी अच्छा लगा इसमें। हम्म। इसमें मतलब एक एक थोड़ा आपको जनरल आइडिया, मतलब यू आर समवेयर एज कम्पेयर टू नो वेयर। जी दो है तीन ना, चीजें थोड़ा इसमें और थोड़ा सा समझना आइडिया है लगा। है ना। कि नाड़ी की जो गति आप बतला रहे हैं बात का प्रपित्त की, हम्म। तो इसका भोजन से भी संबंध है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ये जो नाड़ी देखी जाती है ये बिना भोजन किए देखी जाती है सुबह। मतलब वैसे आइडियल आइडियल बात यह है कि जैसे आज आपको नाड़ी दिखानी है सुबह, तो जी मतलब रात को आप जो खा लिया, उसके बाद फिर आपने नहीं खाना कुछ, और नाड़ी जी दिखाने के बाद ही खाना चाहिए फिर। इसमें जैसे थोड़ा सा यही दिल्ली में एक आपसे वैद्य हैं, वो क्या जी करते हैं, बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप नाड़ी दिखाने आना है तो मेरे पास 10 बजे आना है। तो 10 बजे तक आपको कुछ लेना नहीं है, ना कुछ खाना है ना पीना है। जी भोजन के संबंध में कुछ आप इसमें मार्गदर्शन दीजिएगा कि हाँ, वो अलग उम्र के चैप्टर है हिसाब फिर। से, वो उम्र उसके के बाद में हिसाब आएंगे से। कि कौन अच्छा सा भोजन जी क्या करता है, किसमें वात जी प्रकृति, कौन वात प्रमुख है, कौन मतलब पित्त ज्यादा वो करता है। तो जी जैसे ही वो ज्ञान हो गया तो फिर आप अपनी वात पित्त और ये कफ प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं। जी कि मतलब जैसे आपको पता लगा कि आपके लिए आपका वात बढ़ा हुआ है, तो जी आपको फिर कौन सा खाना खाना है, ये आपकी खाने की लिस्ट में पूरा है कि वात को जी कौन बढ़ाता है, पित्त को कौन बढ़ाता है, कफ को कौन बढ़ाता है घटाता है। तो उसके हिसाब से आप भोजन चेंज कर लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। मतलब फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी बिना खाए पिए ही हो गया। मना जी सॉरी, खा पी के ही आपने ठीक कर लिया। बाकी ठीक करने के बहुत उपाय हैं। सो दिस इज वन, मतलब भोजन से भी और रूटीन से भी। और रूटीन के बारे में भी बहुत बड़ी परिचर्चा है कि मतलब मतलब कैसे आप नहाते धोते हो, कैसे कब क्या करते हो, उससे भी आपका सारा शरीर बदल सकता है, मन शरीर सारा कुछ। पूरा जी जो दिनचर्या है वो अलग से हम लोग बात कर लेंगे। एक आध बार मैंने वीडियो डाले हैं, शायद मैंने कुछ चर्चा की है, तो वो अलग से कर लेंगे। आज हम लोग अभी टाइम हुआ है 11:30, ऐसे तो टाइम हो गया ऑलमोस्ट। थोड़ा 11:30 हो गई। सात और 2 घंटे तो हो गए। जी हैं। तो कुछ दो है घंटे होगा। मतलब मर्म के बारे में अगर जानने की इच्छा हो तो मर्म का हल्का सा इंट्रोडक्शन देते हैं, चलिए ज़्यादा नहीं। ये इससे भी ज़्यादा बड़ा विषय है। तो मर्म क्या है, संक्षेप में बोल रहे हैं, मतलब पूरी बात बाद में अगली बार, क्योंकि हो नहीं पाएगा। मतलब मर्म भी अपने आप में पूरा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। तो मर्म क्या है कि हमारे शरीर में 107 मर्म स्थल है, मर्म पॉइंट है। और एक एक मर्म से ही आप इलाज कर सकते हो बीमारियों का। मतलब दवाई भी लेने की जरूरत नहीं, आयुर्वेदिक दवाई भी जरूरत नहीं, एलोपैथी भी दवाई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मर्म से ही आप चिकित्सा कर सकते हो। ये चिकित्सा है। तो नाड़ी से आपने ज्ञान कर लिया कि क्या गड़बड़ थी। ठीक है। और मर्म से फिर आपको हर पॉइंट के अलग अलग वो है कि कहाँ दबाने से क्या होता है। जैसे कि यहाँ है हथेली के मध्य भाग में। ठीक है। तो उसका दबाने का तरीका यह है कि जैसे जब आपने दबाया तो सांस आप छोड़ रहे हो। जैसे दबाया, सांस बाहर किया, एक्सेल, और जब छोड़ा तो सांस आप सांस ले लीजिए। ठीक है। मोटा हिसाब ये है। और ये जब आपका शरीर स्वस्थ है, नॉर्मल है, तो ये 8 बार करना है। और अगर आप बीमार हैं या उस शरीर के पार्ट को आपको ठीक करना है तो 18 बार तक कर सकते हैं। सो 8 to 18। ठीक है। और यही हर एक मर्म स्थल, हर मर्म पॉइंट के लिए ये जनरल बात है। मतलब आप सांस छोड़िए जब उसको दबा रहे हो, और जब आप उसको छोड़ रहे हो तो आप सांस ले लीजिए। तो जैसे ये छोटी सी चीज है, और आप ये करके देखिए 2 मिनट भी, तो आपको तुरंत इसका असर पता लगेगा। ऐसे आपने 7 8 बार कर लिया ना, तो आपको मतलब काफी स्फूर्ति आएगी। और ये लगेगा कि मतलब जैसे जितना ये पेट है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर, ये सारी चीजों का संगम है, हार्ट और बहुत सारी चीजों का। तो ये जैसे जैसे किसी को हार्ट अटैक भी आ रहा है, अगर आप ऐसे कर दोगे तो उसको रिलीफ मिल जाएगा इमीडिएटली। जैसे वो तो करते ही हैं जो करते हैं ना वो,
क्या पंपिंग और ये जो भी है प्राथमिक चिकित्सा। तो ये भी एक तरह से प्राथमिक चिकित्सा जैसा ही है, कि जैसे आपने ये ऐसे 6 8 बार कर लिया, यू विल फील रिलीफ। आप करके देखिए तो। इसको आराम से करना है, मतलब ऐसे दबा के रखिए थोड़ा, फिर जब सांस, ये जरा एक ही करके देखिए, फिर आपको उससे हो जाएगा। ऐसे मैं आई विल टेल यू मोर पॉइंट्स लेटर। जैसे जब ये दबाया तो सांस आपने बाहर निकाली, ऐसे आराम से कीजिए। तो 8 बार करना है ना? तो यू विल स्फूर्ति का फील द अनुभव होता डिफरेंस। इमीडिएटली है, असर स्फूर्ति आपको आता है। ठीक है। स्फूर्ति का अनुभव होता है इससे। हाँ। अच्छा, अब नेक्स्ट है हथेली में ये 3 पॉइंट है। एक यहाँ पर अंगूठे के नीचे, सेम थिंग जो वहां बताया, यही करना है। ठीक है। यहाँ से ऐसे दबाना है, ये अंगूठे के नीचे। थर्ड पॉइंट है ये छोटी उंगली के नीचे, सेम थिंग, तरीका वही है। 8 8 बार सब वैसे ही दबाना। तो ये 3 पॉइंट हो गए, 1 2 3। ठीक है। एंड देन फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर पीछे, इधर पीछे, यहाँ पर ये माना बड़ी माना उंगली और अंगूठा के बीच में। ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ये पॉइंट जो है। ये बार और बार जब नेक्स्ट है दबाते हैं तो मणिपुर। सांस थोड़ी। मैं हाथ का ही बता देता हूँ आज खाली। ये है मणिपुर, यहाँ पर मणिबंध, सॉरी मणिपुर नहीं, मणिबंध। तो इतना ही कर लीजिए, ये दोनों हाथों में करना है जैसे। एंड सेम थिंग एक्चुअली पैरों में भी हो गया, यही यही पॉइंट जो है ना, पैरों में भी है। जी। तो पैरों में थोड़ा और एक्स्ट्रा है एक दो। जो टखना है उसके साथ में एक है। तो वो फिर हम लोग बाद में करते हैं, मतलब ऐसे टोटल पूरी बॉडी में 107 है। ठीक है। और सबसे जो पहला जो मर्म स्थल है वो है यहाँ पर, जहाँ पे कि आपका ये बाल जहाँ से होते हैं ना, चोटी, जो चोटी का जो स्थान है। तो इसको 5 उंगलियों से ऐसे करते, ऐसे दबाते हैं। थोड़ा सा, ज्यादा जोर से नहीं दबाना, थोड़ा थोड़ा। यहाँ भी सांस रोकनी है। हाँ। हाँ, सेम वो तरीका वही है, सेम है। और यहाँ पे आपको वाइब्रेशन भी, नाड़ी भी दिखाई पड़ेगी, सुन मतलब नाड़ी का भी एहसास होगा, वो नर्व चल रही होगी। तो इससे पूरा आपका रिलैक्स हो जाएगा। एक ये है, ऐसे कर लीजिए। हाँ, मतलब वो पीछे से उठाना। ये 5 पॉइंट है एक्चुअली, 2 पॉइंट यहाँ है, एक सेंटर में है, एक दो पीछे है। तो ये जो सबसे, ये जो है ये फर्स्ट मर्म स्थल है, इसको बोलते हैं अधिपति। ये बॉस है, सबका अधिपति, मालिक है। और ये जो है इसको बोलते हैं सीमंत। सीमंत मर्म सबके नाम है एक्चुअली। ठीक है। तो ऐसे ही फिर मतलब अभी मैं वैसे इंट्रो, वेल इंट्रो की बताया, बाद में डिटेल्स में हम जाएंगे। जैसे यहाँ है एक मर्म, एक यहाँ है, आ गया चक्र में श्रृंगाटक। फिर ऐसे ये भी हैं, जैसे किसी को अगर वो आते हैं, खर्राटे आते हैं, तो सिंपली यहाँ पर आप ये इसको कर लोगे 7 8 बार, ऐसे ही सेम तरीका। तो ये एक्चुअली जल का स्थान है, ये अग्नि का है, सॉरी पृथ्वी का है, ये जल का है, अग्नि ऊपर है यहाँ पर। और फिर आकाश, वायु, नाक में भी ये सारी चीजें हैं। मतलब एंड दे अफेक्ट ऑल दिस। कान में जैसे आप कम सुनने लगे हैं, तो कान के ये जो है, इसके नीचे ऐसे कीजिए, इसके ऊपर करना है जरा, चटकी सी आवाज आएगी। तो इससे आपका बहरापन और जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कान की, नर्व्स वैसी हो जाती हैं, तो वो भी ठीक हो जाएंगी। बाकी यह है कि कान को थोड़ा ऐसे ऐसे दबाइए, और यहाँ भी कर लीजिए, पूरा मालिश कर लीजिए। और इवन यहाँ भी एक्चुअली क्या ना, बॉडी के हर पार्ट में पूरी बॉडी को चेंज करने के स्विच स्विच है, ऐसा कह लीजिए। स्विच स्विच मतलब। तो इवन यहाँ भी जैसे आप करोगे, इससे पेट भी और उस पर भी असर पड़ेगा। हर जगह से हर जगह का कंट्रोल है। तो चलिए, ज़्यादा डिटेल्स में फिर बाद में। ठीक है, इतना ही ठीक है।
तो ऐसे ही यहाँ पर है एक जनरल बात में बोल रहा हूँ मैं। तो ये है, और एक यहाँ ऊपर है, ठीक है, इसको शंख बोलते हैं एक्चुअली। तो ऐसे ही ये है, एक आंखों के इधर, एक आंख के अंदर वाले पार्ट में है, एक ये हो गया, तो इससे भी आंखों के बहुत सारे विकार गायब हो जाएंगे। तो इसी तरह से हर मर्म के अलग अलग वो है, और उसके बारे में पूरा एक एक मतलब हम लोग थोड़ा 5-5 मिनट बात कर सकते हैं। तो आज इतना ही काफी है परिचयात्मक, ठीक है। तो चलिए, आनंद आया आपको फिर थोड़ा, थोड़ा कुछ मतलब समझ आया, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। काफी अच्छा जो है, हाँ। प्रारंभिक रूप से हाँ। समझ में और आ ये रही है लुप्त तो मर्म विद्याएं हैं, चिकित्सा। ये सब हमारे मतलब कितनी, देखिए जी कितनी पुरानी हैं, लेकिन ये गायब हो गई हैं। तो उसी को हमें एक तरह से दोबारा देना है, और सब लोग ये कर लें तो स्वस्थ रहेंगे। मतलब बेकार में तबीयत गड़बड़ होती है, बीमार होते हैं। तो एक्चुअली आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं, जी जी जी। है ना। काफी तो थोड़ी चलिए, अतुल जी, जानकारी, अतुल जी थोड़ी आयु में आप जानकारी कितने, मिल गई। आपकी आयु बोलिए थोड़ा जनरल आइडिया। मेरे 80+ है। अरे, वेरी गुड। तो मैं आपसे छोटा हूँ, I am 78। जी और गोरे साहब हमसे दोनों से छोटे हैं। गोरे जी साहब आप जी। दोबारा याद दिलाइए एज। मैं 68-69 के बीच में हूँ अभी। तो आप हमारे से सबसे यंग हैं। जी। लेकिन ये काम जितनी जल्दी कर लो उतना जी ही आप वहीं बने जी रहोगे, फिर आपका कुछ जी बिगड़ेगा जी नहीं। जी जी जी। जैसे मैं आपका। मेडिटेशन योग जी वगैरह में मैं करीब 35 साल की उम्र में डीपली आया, तो जी बॉडी फिर थोड़ी स्टेबलाइज हो जाती है, ज्यादा गड़बड़ नहीं होती फिर। आप जी। मतलब आप ये ठीक ही लगोगे, मतलब आपको देख के कोई बोलेगा नहीं कि भाई आप 80 के हो या इतने के हो, 60। जी। पूरा तो प्रयास बॉडी करेंगे ठहर सर। जाएगी। ओके जी, जी नमस्कार। जी तो थोड़ा सा श्लोक बोल के हम गुरु पूजा बोल के जैसे एज यूजुअल है खत्म कर दें। जी अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तव द्रव्यं जगद्गुरु तोभ्यमेव समर्पये। तो समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा। और बाकी हम लोग फिर आगे रखेंगे। रिकॉर्डिंग में बंद करता हूँ।